हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड एंड आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपका जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अगस्त में जिसका प्रीलिम्स आने वाला है, इस एग्जाम को हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है और हमारी इस थ्रू आउट जो दिन हमारे बचे हैं इस समय हमें क्या क्या कवर अप करना है, कितने दिनों में कवर करना है, यानी एक तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, बिकॉज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टारगेट पता होना चाहिए कि आपको किस डेट तक तैयारी को कंप्लीट करना है। देखिए, फॉर्म फिलिंग तो आपकी चल रही है जो कि 21 जुलाई तक चलेगी और अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, डिले मत करिए, क्योंकि लास्ट स्टेज में आईबीपीएस पीओ की जब नोटिफिकेशन आती है ना, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। इसीलिए लास्ट स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटरनेट इशू ना हो, फीस पेमेंट में कोई इशू ना हो या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज आपका ये जो फॉर्म है कोई छोटा मोटा फॉर्म नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं, आपको फोटो स्कैन करके अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं, अंडरटेकिंग अपलोड करनी है, फीस पेमेंट ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन होता है कि इनमें आपका जो है नेट हैंग हो जाए या कोई चीज अटक जाए, है ना। तो लास्ट स्टेज में अगर आप करोगे तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों को लास्ट स्टेज में। तो आप जो है अभी के अभी इस फॉर्म को फिल कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। 18, 19, 20 और 21 ये 4 डेट्स को आईबीपीएस का सर्वर बहुत हैवी हो जाता है, बहुत लोडेड हो जाता है और नेट उन दिनों मतलब आपका जो सर्वर है वो बहुत स्लो चलता है। तो फॉर्म भर लीजिए, देरी मत करिए। और अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स एग्जाम की, तो बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम है आपका 22 और 23 अगस्त को। किसी बच्चे का 22 को होगा, किसी का 23 को होगा। बाकी अभी फॉर्म भरेंगे बच्चे, देखते हैं कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, तो उस बेसिस पे आईबीपीएस, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन में कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि उन्होंने डेट्स क्यों नहीं लिखी, जबकि डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो गई थी जैन के मंथ में कि आपका पेपर 22 या 23 अगस्त को होगा, ठीक है। डेट्स वही रहेंगी, डेट्स नहीं बदलती है, बट कई बार एप्लीकेशन इतनी कम आती है कि आपको 2 दिन नहीं 1 दिन में ही आप पेपर ले सकते हो, क्योंकि 1 दिन में 4 शिफ्ट होती है। या एप्लीकेशन इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपको 2 नहीं 3 दिन एग्जाम लेना पड़ सकता है। तो वो जो प्रॉपर डेट है ना, वो आपको फॉर्म फिलिंग के बाद ही पता लगेगी। 22-23 को तो पेपर है, या तो इनमें से किसी एक डेट को होगा या इन दोनों डेट्स को होगा या इन दोनों डेट्स के अलावा कोई एडिशनल डेट भी हो सकती है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने अभी डेट नहीं लिखी है, बट वो जो जैन की डेट्स है आप उसी को फॉलो करिए और उस हिसाब से आपको बाय 22 अगस्त अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना होगा। और अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम जो है वो आपका 4 अक्टूबर 2026 को कंडक्ट होगा। ओके, मेंस का पेपर जो है वो 4 अक्टूबर 2026 को कंडक्ट होगा। सो देखा जाए प्रीलिम्स के लिए अगर हम आज से कंपेयर करें तो अराउंड 40 डेज आपके पास है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं कहना चाहूंगी कि 40 डेज भी थोड़े ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। 1 महीना कुछ दिन आपके पास है। और उसके बाद अगर मैं देखूं कि प्रीलिम्स आपका अगर 22-23 अगस्त को हो रहा है तो मेंस अगर आपका 4 अक्टूबर को है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 40 डेज का समय आपके पास है। अब इन दिनों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, देखिए आप सब जानते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स है और जो मेंस है, सिलेबस में कोई खास फर्क नहीं है। सिलेबस वही सेम टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के हैं, वही टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपके मेंस में आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीलिम्स में आपका जो है इजी टू मॉडरेट लेवल होगा और मेंस में क्या होगा, आपका मॉडरेट टू हाई लेवल होगा। ओके, तो जैसे कि अगर आप ब्लड रिलेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो उसका इजी टू मॉडरेट लेवल आपका प्रीलिम्स में आएगा, उसी ब्लड रिलेशन का हाई लेवल आपका मेंस में आएगा। तो सिलेबस अगर मैं देखूं कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या कवर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू तो बहुत बाद में आएगा, बट जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपकी जो रीजनिंग है उसके 35 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स है। अच्छा, यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये 40 मार्क्स कैसे जस्टिफाई होंगे, क्या कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं? नहीं,
यहाँ पे सभी क्वेश्चंस की वेटेज इक्वल है, यानी 1 पॉइंट समथिंग पर क्वेश्चन आपका स्कोर बनता है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे और रीजनिंग की वेटेज अगर आप देखते हो सबसे ज्यादा है। तो अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो सेक्शनल कट ऑफ है आपकी, रीजनिंग की कट ऑफ भी क्लियर होनी चाहिए, बट ओवरऑल स्कोर आपका बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि 40% वेटेज तो आपके रीजनिंग के स्कोर कैरी करते हैं। तो अब सिलेबस जो है वो हम क्या कवर करें, क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें प्रीलिम्स के लिए तैयार करने हैं। देखिए मैंने टॉपिक्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो है ये वाला जिसमें कि आपको दिख रहा होगा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है। मैं प्रॉपर, आपको ऐसा लगेगा मैं पेपर बता रही हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉपर आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ ब्लड रिलेशन से किस तरह का आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ABCD होगा, या कुछ नाम होंगे। तो आपको 7-8 स्टेटमेंट्स दी होंगी, ये इसका ब्रदर है, ये इसका फादर है, ये इसका फादर इन लॉ है। आप उसका एक डायग्राम बनाओगे, उस डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन नीचे पूछे होंगे, डायग्राम देख देख के आंसर कर दो, ठीक है। फिर आपका डायरेक्शंस के भी 2 से 3 सवाल, किस तरह के कि टोटल 8 विलेजेस है, नाम दे देगा PQRST इस तरीके से। P जो है वो इसके नॉर्थ में इतने मीटर में है, ये नाम बता देगा, ये जो विलेज है ये इसके ईस्ट में इतने मीटर में है। तो आपका एक पूरा एक डायग्राम बन जाएगा। वही 7-8 स्टेटमेंट्स होगी, एक डायग्राम आप बनाएंगे और नीचे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे होंगे जिसमें वो पूछेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो, या ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। किया हुआ है, बड़ा आराम से हो जाता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में क्या आता है, देखिए चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है वो नहीं आती, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आती है आपकी। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी और उसको बोलेगा इज कोडेड एज का रा शा मा कुछ भी, ओके। तो वो आपको 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस उसके पूछे होंगे। इसके अलावा एक 1 मार्क का क्वेश्चन 1 मार्क नहीं, मतलब आपका जो है एक सिंगल क्वेश्चन बनता है जो कि होगा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अगर आप इस वर्ड को ये कोड करते हैं तो बताइए इस वर्ड को हम क्या डिकोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलोगिज्म, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट दी होगी 3 से 4, डायग्राम बनाओ, नीचे 3 से 4 कंक्लूजन होंगे, बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बट यहाँ पे अगर आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन करना है तो ओनली अ फ्यू, बिल्कुल भी मिस मत करना, ओनली अ फ्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज का भी सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी होगी, क्वेश्चंस होंगे और नीचे कंक्लूजन होंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। ऑड वन आउट, ये आपका अल्फाबेट बेस्ड है कि आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स होंगे, आप उनकी पोजीशन लिखोगे और फिर देखोगे कि सब में +2 +3 हो रहा है और एक में ऐसा नहीं हो रहा तो वो ऑड वन आउट है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ओके, जरूर आता है। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन में एक तो देखो हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स वाला, पक्का हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आ जाएगा या फिर हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक बड़ा सा वर्ड देगा और बोलेगा इसके 3rd 6th 9th को उठाओ, अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका 3rd लेटर है ना, किया ना इस तरीके का, वो वाले क्वेश्चन हो गए, प्रीसीडेड सक्सीडेड वाले हो गए, है ना। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं, तो वो इस चैप्टर से आते हैं। पर किसी एक शिफ्ट में इन सब में से क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट्स में होना है। तो आपके अगर रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस है तो 35 में से 20 से 25 क्वेश्चन आपके पजल और अरेंजमेंट के हैं, ठीक है, और 15 से 18 क्वेश्चन आपके इनमें से आएंगे। मतलब किसी शिफ्ट में मान लो सिलोगिज्म आ रहा है तो अगली शिफ्ट में सिलोगिज्म की जगह कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, तो इस तरीके का रहेगा। बट आप ये तो जज नहीं कर सकते ना कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा टॉपिक है। तो बच्चे ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ओके। मैंने एक तरीके से आपको चैप्टर का क्वेश्चन भी बता दिया है। और बाकी जो 20 से 25 क्वेश्चन, वैसे सच्ची बताऊं 25 क्वेश्चन ही आते हैं आउट ऑफ 35, 25 क्वेश्चन पजल एंड अरेंजमेंट के ही आते हैं। कोई एक आधी शिफ्ट होती है जिसमें पजल का एक सवाल कम कर देते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में आपके पजल के 25 सवाल और आपका ये वाला हाँ जी एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये वाला जो हिस्सा है उससे आपके रिमेनिंग क्वेश्चन, मतलब कि 15 से 18 तो नहीं, आपके अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो इसमें से आएंगे। अब पजल और अरेंजमेंट में हमें क्या क्या कवर करना है, देखिए एक तो आपका जो है अनसर्टेन नंबर वाला, अनसर्टेन नंबर के कुछ लोग हैं एक रो में बैठे हैं, है ना,
कितने हैं ये नहीं पता। डबल रो का क्वेश्चन आ जाता है, सिंगल रो का आ जाता है, सिंगल रो और मिक्स फेसिंग की एक ही रो में लोग बैठे हैं और उनका फेसिंग मतलब कोई नॉर्थ फेस कर रहा है और कोई साउथ फेस कर रहा है। उसके बाद आपका जो है स्क्वायर वाला या फिर सर्कल वाला, फेसिंग कुछ भी हो सकता है, सबका सेम भी और सबका मिक्स भी। पजल्स में आपका जो है फ्लोर, फ्लैट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ फ्लोर वाला भी आ सकता है, फ्लोर एंड फ्लैट वाला भी आ सकता है। इसके अलावा आपका बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है, सीक्वेंस वाली पजल की आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, डेजिग्नेशन वाली पजल होती है कि आपको डेजिग्नेशन दिए होते हैं, राइट, ईयर बेस्ड, डेट और डे आपको दिया होगा। तो ये सारी पजल्स आपकी कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी टाइप्स ऑफ पजल मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको कवर करना है। अब इन्हीं का अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स के लिए इजी टू मॉडरेट लेवल और बाद में आपको मेंस में इन्हीं का मॉडरेट टू हाई लेवल करना होगा, और फिर से मैं मेंस में बताना चाहूंगी पजल ही ज्यादा होगी। और मेंस में आपके 3 चैप्टर ऐड हो जाएंगे रीजनिंग में, जिसमें कि एक तो आपका इनपुट आउटपुट है, ठीक है, एक आपका डेटा सफिशिएंसी है और एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग है। ये आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं करना, ये आपको मेंस के लिए करना है। तो आप अभी फिलहाल अगस्त तक के लिए ये 3 चैप्टर्स को मिस भी कर सकते हो, ठीक है, बट अगस्त के बाद ये 3 चैप्टर कर लेना, जिसमें आप जो है देख सकते हैं रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, ओके, और वेटेज अगेन ज्यादा है, 60 मार्क्स की है, तो अच्छी खासी वेटेज है मेंस में भी। तो रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है आपके IBPS PO एग्जामिनेशन का, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा है, ओके। और अब मैं आपको देखो एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो समय अगर हम देखें, समय इस समय आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 महीना ही है, ठीक है, महीना और कुछ दिन। तो हमें क्या करना है, देखिए जुलाई तक, हाँ जी, टिल जुलाई, राइट, जुलाई के महीने तक आपको सारा सिलेबस, अब देखो सिलेबस के रिगार्डिंग में कहना चाहूंगी हर बच्चे का डिफरेंट स्टेटस है, किसी का सिलेबस कंप्लीटेड है, कोई मिड में है और किसी ने अभी शुरू किया है। तो आपका जो भी स्टेटस है कोशिश करिए कि आप जो है जुलाई जैसे ही खत्म होगा साथ के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, नहीं तो अगस्त 7 अगस्त तक, मतलब कि मैक्स टू मैक्स आपका 7 अगस्त तक सिलेबस किसी भी हालत में कंप्लीट कर लीजिए, ओके। और उसके बाद जो समय है वो आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट प्लस डेली यूट्यूब की क्लास प्लस सैटरडे की मैराथन, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपके टॉपिक टेस्ट। अब मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ ये सब कैसे हो सकता है। देखिए मॉक टेस्ट जो है वो आपको हमारी एक ऐप है, एक वेबसाइट है टेस्टवेल, उस पर मिल जाएंगे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, मॉक टेस्ट में कभी नहीं कहती किसी एक प्लेटफॉर्म के करो, मॉक टेस्ट आप जितने प्लेटफॉर्म्स के करेंगे उतना फायदा है, ओके। तो सिर्फ टेस्टवेल से नहीं, आपके जितने भी रिनोन्ड नेम्स हैं, है ना, उन सबके मॉक टेस्ट उठाइए, बिकॉज आपने वो चीज करी हो जो आपके कंपेटिटर्स करके आ रहे हैं, है ना, बाकी बच्चे जो करके आ रहे हैं वो आपने भी तो कर रखा हो। तो जो बहुत फेमस नाम है, कॉमन नेम्स है ना, उनके मॉक टेस्ट भी उठा लीजिए, क्योंकि वो सभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। और जितने प्लेटफॉर्म्स के आप कर सकते हैं करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा डेली यूट्यूब क्लास, देखिए मैं हर रोज शाम को मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ, हमारे बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे at 7 PM और एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे एक मैराथन होती है, जिससे कि उस मैराथन में मैं किसी एक टॉपिक को फोकस करती हूँ और उसका कंसेप्ट, प्रैक्टिस, सब कुछ उस एक ही क्लास में हम कर लेते हैं, ओके। तो आप ये अटेंड करिए, और इनको अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको हमारे बैंकर्स ग्राउंड चैनल पे सेशंस लगाने पड़ेंगे।
मैं रिपीट कर रही हूँ, मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे और एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे। ओके, और PYQs के लिए आप मेरी बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको Amazon पे मिल जाएगी। और टॉपिक टेस्ट जो है, जो बच्चे एनरोल्ड है हमारे बैचेस के हैं, उनको हम हमारे बैचेस में हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं, ठीक है। टॉपिक टेस्ट देते हैं, उनको हमने ई बुक प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप हमारे बैच में हैं तो आपको मिल रही है, उसको आप कवर करिए। तो बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करने के बाद का जो समय है वो आपने प्रैक्टिस के ऊपर देना है। और मॉक टेस्ट को लेकर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। देखो, ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, अगर देखो बच्चों को लग रहा है समय कम है, हम हर चीज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वर्किंग हो सकते हैं या कुछ भी रीजन हो सकता है, अगर आपको लग रहा है सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो मॉक टेस्ट के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट 1 घंटे का है, प्रीलिम्स 1 घंटे का होगा, तो मॉक टेस्ट भी आपका 1 घंटे का ही होगा। आपने 1 घंटा लगाया, मॉक टेस्ट किया, उसके बाद ये नहीं कि सेकंड मॉक टेस्ट करने लग गए, नहीं। पहला मॉक टेस्ट का नंबर कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद इमीडिएट उसके बाद आपने बैठ जाना है, चेक करने कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत हुआ, कितने अटेम्प्ट हुए, कितने नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उसको पूरा एनालाइज करो और फिर सेकंड मॉक टेस्ट पे आओ। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट किया 1 घंटे का, मॉक टेस्ट नंबर 1, फिर मॉक टेस्ट नंबर 2, उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं। और जो बच्चा मेरे पास आता है ना, मैम हमारे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, तो बच्चे जब गलती ही नहीं समझ रहे हो तो अगले मॉक टेस्ट पे अप्लाई कैसे करोगे? तो आप जब एक मॉक टेस्ट करेंगे, उसको एनालाइज करिए, क्यों गलत हुआ है, क्यों कम अटेम्प्ट हुआ है, सारी चीजें एनालाइज करो, उससे लेसन लो और वो अप्लाई करो अगले मॉक टेस्ट में, तो आपका स्कोर जो है अगले में बेटर होगा। और ऐसा करते करते आप जितने मॉक टेस्ट करेंगे, आपका स्कोर जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एंड ये साल में एक बार होता है, तो नॉट टू मिस दिस चांस। ऐसा पेपर है ये, ठीक है, क्योंकि फिर अगला साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी जो समय है, मैं ये नहीं बोलूंगी समय कम है, मैं ये नहीं बोलूंगी समय ज्यादा है। आप इस टाइम को, बचे हुए समय को अभी भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डेज है आपके पास और ये दिन बहुत अच्छे से आपके यूटिलाइज हो सकते हैं। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है कि इस एग्जाम को आपने किस तरीके से हैंडल करना है। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप हमारे बैंकिंग फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी सिर्फ IBPS PO नहीं, आप SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB ऑफिसर, RRB असिस्टेंट, इन सभी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल हो जाइए। और इस बैच में हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि देखो इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी और लाइव जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अराउंड 4 मंथ्स लगते हैं सिलेबस पूरा होने में, बट हम साथ में रिकॉर्डेड बैच भी दे रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को सिलेबस जल्दी खत्म करना है वो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस देख के जल्दी से सिलेबस खत्म कर ले। और लाइव क्लास तो आप साथ साथ लगाते ही रहिए, ठीक है। तो इस बैच की कॉस्ट है 1999 और इस बैच को रजिस्टर करने के लिए आपको हमारी ऐप पे जाना होगा जिसका नाम है कैरियरविल। वहां पे आप इस बैच को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक की मदद से आप इस बैच को रजिस्टर कर पाएंगे। और इस बैच में हम आपको डेली क्लासेस के साथ साथ क्लास की PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हर टॉपिक का आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, आपको हम मॉक टेस्ट देंगे, आपको हम ई बुक देंगे, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज हम आपको इस बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर IBPS PO एग्जामिनेशन। तो अब लग जाइए तैयारी में, समय हमें बर्बाद नहीं करना है। ऑल द बेस्ट।